हम लोग उस दिन समानता कर रहे थे, तो समानता में जो है यहाँ से हम लोग को पढ़ना था कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, समानता को बढ़ावा देने के दो साधन हो गए। एक तो साधन ये हो गया औपचारिक, एक औपचारिक समानता की स्थापना किया जाए। औपचारिक समानता का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग अनुच्छेद 15 में पढ़ते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे 16 में पढ़ते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे 17 में आप लोग पढ़ते हैं छुआछूत की समाप्ति। तो ये तो औपचारिक समानता की स्थापना हुआ कि हम लोग जो है वह रूल ऑफ लॉ है, कानून की समानता है, और इस तरह से देखा जाए तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू है जो आगे आप लोग देखते हैं यहां पर, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो दूसरा जो इसका पक्ष है, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो विभेदक बर्ताव द्वारा समानता का मतलब होता है सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई, इसी को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन। अब अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम लोग के आरक्षण है, छात्रवृत्ति है, ये सब अफर्मेटिव एक्शन की तरह है। अब जानते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन जो है वो अमेरिका से आया है। 1960 के दशक में अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन को बढ़ावा मिला था, और वहां पर जानते हैं कि अश्वेत लोगों के साथ विभेदक व्यवहार होता था। तो 1964 में जो है अमेरिका में कानून बनाकर अश्वेत लोगों को जो है श्वेत लोगों के बराबर अधिकार दे दिया गया। यहीं से जो है ये व्यवस्था शुरू होती है। और सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है कि इतिहास और परंपरा से जो है या अन्य कारणों से किसी वर्ग का, किसी समुदाय का यदि शोषण हुआ है तो उसे विशेष संरक्षण देकर उसको मुख्य धारा में जोड़ दिया जाना। मतलब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि इसका उद्देश्य भी समानता लाना है, लेकिन इसका माध्यम क्या है? विभेद। इसका माध्यम विभेद का मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग आरक्षण देते हैं, जैसे हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं, तो कुछ विभेद ही तो करते हैं। और यह जो व्यवस्था है अफर्मेटिव एक्शन, वो स्थायी व्यवस्था नहीं है, अस्थायी व्यवस्था है। इसमें मान लीजिए कोई समुदाय का व्यक्ति है तो उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग जो है कुछ एक तरीका अपनाते हैं। जैसे मैं आरक्षण बार बार बोल रहा हूं, तो यह सबलीकरण का तरीका है, यह कहीं न कहीं उसको सबल बनाने का एक तरीका है। इसको हम लोग तात्विक समानता कहते हैं। तात्विक समानता मतलब सब्सटेंटिव इक्वलिटी कहते हैं, कि परिणाम की समानता पर बल दिया जाता है। और इसमें सभी प्रकार का विभेद जो है सकारात्मक कार्य नहीं है, बल्कि जो समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ है उसको हम लोग कुछ विशेष करें। अब जैसे मान लीजिए जो संपन्न व्यक्ति है उसको और पैसा दे रहे हैं, जो खाना खाया हुआ उसको और खिला रहे हैं, इसको अफर्मेटिव एक्शन थोड़ी कहा जाता है। जिसको भूख लगा उसको खिलाइए ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया ये अफर्मेटिव एक्शन है। तो यहां पर जैसे भारत में देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था है, या संविधान में जो है डीपीएसपी तत्व में हम लोग क्या तमाम चीजें लिखी गई हैं, तो ये सब सकारात्मक कार्रवाई के रूप में। अब देखिए, आपने स्वतंत्रता पढ़ लिया और समानता पढ़ लिया। अब कभी स्वतंत्रता और समानता में यदि संबंध का प्रश्न पीटी में आता है तो दोनों पूरक टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का विकास करना है। दोनों का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए एक प्रकार से जो है मानव का बहुआयामी विकास करना है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए। तो स्वतंत्रता समानता दोनों पूरक रखकर ही तो लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आज की परिस्थिति है उसमें यदि हम लोग जो है समानता को बढ़ावा नहीं देंगे तो अधिकांश लोग स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भी स्वतंत्रता और समानता दोनों को पूरक माना जाता है। तो आप स्वतंत्रता और समानता दोनों को पूरक मानकर ही टिक लगाइएगा। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न कर लें। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है। जो असमानता हमारे चारों ओर दिखाई देती है समाज ने पैदा किया है। आप किस मत से सहमत हैं और कारण दीजिए, ये बताइए। हम दोनों मत से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक सिद्धांत में जो है ये माना जाता है कि भाई जो प्राकृतिक असमानता प्राकृतिक है। ये बताइए, प्रकृति ने किसी को छोटा बनाया, किसी को आईक्यू ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, तो ये तो प्राकृतिक है ना। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो लिखा है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक। ये बताइए भाई, इसमें कह रहा है कि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है। ये बताइए
हम लोग जन्म से तो समान ही पैदा हुए हैं ना। अब समाज में मान लीजिए जाति धर्म के आधार पर, विशेषाधिकार के आधार पर भेदभाव किया गया, तो समाज जनित जो असमानता है, इसका मतलब कि समाज ने असमानता उत्पन्न किया है। ये जो समाज ने असमानता उत्पन्न किया है जाति धर्म के नाम पर, विशेषाधिकार के नाम पर, तो कहीं न कहीं जो है, जैसे मान लीजिए महिलाओं को कहा जाता है महिलाएं कमजोर है। ये बताइए, महिलाओं को महिला हम ही लोग तो बना दिए, उसको कमजोर कह करके और कमजोर कर दिए कि वो पुरुषों से कमजोर हैं। ये बताइए, अश्वेत लोगों को जो है श्वेत लोगों से अलग कर दिया गया। हमारे यहाँ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। हम जो देखते हैं समाज ने पैदा किया है, ये बताइए सही बात है। अभी जो मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, वो समाज ने ही तो पैदा किया कि भाई हमें कहते हैं कि भगवान ने किसी को विकलांग बना दिया या कुछ घटना हो गया, आजकल विज्ञान तकनीक है, इसके माध्यम से हम लोग उसको स्वस्थ बना सकते हैं। जहां तक संभव हो सकता है उसको हम लोग जो है वह सामान्य व्यक्ति बना देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है न ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? ये बताइए। इस तर्क से हम पूर्णतः सहमत, क्योंकि आर्थिक समानता जो है समाज में लाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए आर्थिक समानता का मतलब सबको बराबर पैसा नहीं देना। मैं बताया था कि कोई मान लीजिए वैज्ञानिक है, कोई ईंटा ढोने वाला व्यक्ति है, दोनों को समान पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आर्थिक जो असमानता है, जो विषमता है, उसमें एक उचित अनुपात अवश्य होना चाहिए। भाई ये बताइए, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी आईएएस का सैलरी, किसी क्लर्क का सैलरी बराबर थोड़ी ना हो जाएगा, सुविधा बराबर थोड़ी ना हो जाएगी। यदि हम लोग मान लीजिए, यदि ये कह रहा है कि पूर्णतः आर्थिक समानता न तो संभव है न तो वांछनीय, ये बताइए, यदि हम पूर्णतः आर्थिक समानता कर देंगे तो फिर किसी को तो प्रेरणा ही नहीं मिलेगा कार्य करने का। सब लोग चुपचाप बोलेंगे भैया हमको भी वही बना दीजिए, हम भी चुपचाप कुर्सी लेकर बाहर बैठे रहेंगे ऑफिस के। कौन आईएएस अधिकारी बनना चाहेगा? कौन इतना रिस्क लेना चाहेगा? कौन इतना पढ़ना चाहेगा? ये बताइए। और यदि बहुत ज्यादा असमानता बढ़ जाएगा तो समाज में जो है वह सापेक्षिक वंचना आ जाएगा, हिंसा और आक्रोश की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, और इस तरह से देखा जाए तो समाज में जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो आर्थिक समानता जो है अनुपातिक होनी चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी को खरीद न सके या कोई व्यक्ति किसी को बेच न सके। अब तीसरा प्रश्न चलिए, नीचे दी गई अवधारणा और उसके उदाहरण। ये बताइए, सकारात्मक कार्रवाई। अभी समझाया हूं कि सकारात्मक कार्रवाई का मतलब, मान लीजिए किसी को हम लोग कुछ जो है विभेद करके बैंक वरिष्ठ नागरिक को ब्याज की ऊंची दर देता है, तो ये हो गया। अवसर की समानता, ये बताइए, अवसर की समानता का मतलब प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, तभी तो समान अवसर मिल पाएगा। समान अधिकार मतलब प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। और चौथा प्रश्न चलिए, किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट कहता है कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? संभव है। क्यों? सरकार यदि हस्तक्षेप करेगा तो लघु और सीमांत किसान जो है उसको उत्पादन का उचित मूल्य दिलवा सकता है। भाई ये बताइए, यही लोग तो परेशानी का सामना करते हैं। ये बताइए, यही लोग तो जो है देखा जाए तो बिजली पानी खाद उनको उचित दाम पर उपलब्ध नहीं हो पाता, कहीं न कहीं अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, कहीं से पैसा कर्ज ले लेते हैं, मान लीजिए ऊंची ब्याज दर पर साहूकार कर्ज देते हैं। तो सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से इनको यदि हम लोग जो है उचित मूल्य दे देंगे तो यह तो एक अच्छी बात है ना। अब परेशानियों का, समस्या का समाधान जो है वो किया जा सकता है। तो समानता का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कोई किसान दुखी होकर आत्महत्या न कर सके, कोई जो ऐसी घटना न कर सके जिससे हम लोग को कष्ट हो। अब जैसे देखिए, अब अगला प्रश्न चलिए, ये कह रहा है कि किसमें समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों। अब एक एक पढ़ता हूं। ये बताइए, कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा। ये बताइए, सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है ना। क्यों? नाटक का पाठ पढ़ने का अवसर सबको देंगे तो जो अच्छा से तैयार करके आया है, जो कोई मेधावी बच्चा है, तो उसको पहले भी दिया जा सकता है। ऐसा कोई बात थोड़ी ना है, ये थोड़ी क्रम से ही सब लोग पढ़ेगा। दूसरा है, कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। बताइए, राजनीतिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है ना, क्योंकि कनाडा सरकार द्वारा जो है अश्वेत के साथ जो है वह भेदभाव की नीति अपनाई गई। तीसरा प्रश्न, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की खिड़की खोली गई। ये बताइए, सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इस तरह की समानता जो है सभी नागरिकों के साथ जो एक समान व्यवहार करने का दावा करती है। अलग से खिड़की खोल दिया गया तो सकारात्मक कार्रवाई के रूप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला है
कि कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया। निश्चित आदिवासी समुदाय, ये बताइए सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है ना, क्योंकि वन क्षेत्रों पर निश्चित आदिवासी समुदाय को नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय को अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न चलिए, यहाँ महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से संगत हैं? कारण भी दीजिए। स्त्रियां हमारी माताएं हैं, हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे। ये बताइए समानता के विचार से संगत है ना, क्योंकि इसमें पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी मताधिकार देने की बात की गई है। दूसरा है सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए। ये बताइए समानता के विचार से संगत है, क्योंकि इसमें स्त्रियों को पुरुषों की तरह मताधिकार देने की बात की गई है। ये भी तो सही हुआ। तीसरा है महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवार में मतभेद पैदा हो जाएंगे। अरे भाई इसका क्या मतलब है? यह समानता के विचार से थोड़ा मेल खाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं देने की बात की गई है, तो ये परिवार से क्या लेना देना, तो समाज की विषय वस्तु है। खैर मान लीजिए परिवार एक समाज का ही पार्ट है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो प्रभावित होगा ही। चौथा है महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। समानता के विचार से मेल खाता है, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर स्त्री और पुरुषों की बराबर संख्या है, लगभग बराबर ही संख्या है। इस आधार पर उन्हें मताधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। अब आप लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ के रखिएगा। अब मैं बताया था कि बीच में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन आगे जो है वह प्रयास किया जाएगा कि हफ्ते में 3 दिन वीडियो अवश्य बने, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और आप लोग जो है एक बार पढ़ के रखिए, तब और अच्छा समझ में आएगा। सभी लोगों का धन्यवाद।